द्विवेदी युग जो जागरण सुधार काल के नाम से विख्यात हुआ, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। द्विवेदी युग का परिचय प्राप्त करेंगे। समय आपको पता होगा द्विवेदी युग का समय क्या है। 1900 से सर्वमान्य मत है जो 1900 से 1918 तक का समय। 1918 में छायावाद की शुरुआत होती है। छायावाद तक का जो समय है वो द्विवेदी युग के नाम से पुकारा गया है। इसका दूसरा जो नाम है द्विवेदी युग का, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जागरण सुधार काल। नगेंद्र इसको जागरण सुधार काल कहते हैं। और शुक्ल जी इसी जागरण सुधार काल को या द्विवेदी काल को, शुक्ल जी का नामकरण थोड़ा सा अलग है। इसको नई धारा मानते हैं। आधुनिक काल में नई धारा का द्वितीय उत्थान इसको कहते हैं। द्वितीय उत्थान, प्रथम उत्थान किसको बोलते हैं, वो भारतेंदु काल को। भारतीय हाँ, और द्वितीय उत्थान नई धारा का द्विवेदी युग को मानते हैं। और थोड़ा सा समय में भी अंतर मानते हैं। ये शुक्ल जी जो है 1893 ईस्वी से लेकर के और 1918 यानी कि छायावाद की प्रारंभिक सीमा तक द्विवेदी युग को मानते हैं। अंतिम समय 1918 है छायावाद के प्रारंभ तक का, लेकिन इधर 6-7 साल का डिफरेंस मानते हैं नगेंद्र के अनुसार। और बाद में ये सर्वमान्य मत हो गया। 1900 से 1918 तक का जो समय है वो द्विवेदी युग में आता है। और शुक्ल जी के अनुसार 1893 ईस्वी से लगा करके 1918 तक का जो समय है वो नई धारा द्वितीय उत्थान के नाम से उन्होंने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिखा है। क्योंकि शुक्ल जी का है ना, आधुनिक काल के अंदर जो वर्गीकरण किया गया है वो थोड़ा सा अटपटा सा है। उन्होंने काव्य को अलग रखा है और गद्य को अलग रखा है, यानी कि गद्य और पद्य के आधार पर आगे चल के वर्गीकरण किया है, प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान इस तरीके से। तो उसको भी ज्यादा इतनी प्राथमिकता नहीं दी गई है। जनरली हम जो पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण काल जिसको द्विविध भारतेंदु काल कहते हैं, जागरण सुधार काल इसको द्विवेदी काल कहते हैं, और इसके बाद छायावाद। इस सीक्वेंस को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, मान्यता प्रदान करते हैं इस नामकरण और इस काल विभाजन को। चलिए, द्विवेदी युग किसके नाम से है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से है। हजारी प्रसाद को मत रट लेना, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ही सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये जरूर याद रखिएगा। भारतेंदु काल के तुरंत बाद का जो समय है द्विवेदी युग माना गया है। क्यों माना गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य के योगदान को ध्यान में रख करके इसका नामकरण जो है द्विवेदी युग या द्विवेदी काल कहा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिनको कई सारी भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान था, और साहित्य के अलावा दूसरी विषयों में भी वो काफी अच्छी रुचि रखते थे और काफी अच्छा ज्ञान रखते थे, जैसे विज्ञान हो गई, ज्योतिष हो गई, इस तरीके की बहुत सारे विषयों के बारे में, राजनीति विज्ञान हो गया, ऐसे बहुत सारे विषयों को वो बहुत अच्छे से समझा सकते थे और समझ सकते थे, जानते थे। ये उनकी प्रतिभा थी। और सरस्वती पत्रिका का उन्होंने लगातार 18 वर्षों तक संपादन किया। इस सरस्वती पत्रिका ने खड़ी बोली को एक तरीके से आधार प्रदान किया। खड़ी बोली का आधार कौन है? सरस्वती पत्रिका है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सरस्वती पत्रिका के प्रयासों के माध्यम से ही खड़ी बोली जो है हिंदी के रूप में परिणत होती है, उसको एक आधार मिलता है, साथ ही साथ उसका एक व्याकरण तैयार होता है, और उसका एक मानकीकरण करने की जो प्रारंभिक कोशिश है वो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही होती है। खड़ी बोली हिंदी को काव्य की भाषा बनाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? सीधे तौर पे महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका को, क्योंकि सरस्वती के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऐसे रचनाकारों की एक टुकड़ी तैयार की जो खड़ी बोली में भी श्रेष्ठ काव्य रचनाएं कर सकने में समर्थ थे।
उनको प्रोत्साहित किया, उनको समय-समय पर सिखाया, उनको प्रेरणा दी, उनको उनका मार्गदर्शन किया और धीरे-धीरे करके ब्रज भाषा की भूमि को अ, खड़ी बोली में परिवर्तित किया। क्योंकि पहले भारतेंदु काल के रचनाकार अपने आप को असमर्थ मान चुके थे ज़्यादातर। प्रताप नारायण मिश्र के अलावा ज़्यादातर लोग जो है अपने आप को खड़ी बोली में कविता करते हुए असहज महसूस करते थे, असमर्थ मानते थे। स्वयं भारतेंदु जैसा प्रतिभावान रचनाकार भी जब हाथ खड़े कर देता खड़ी बोली में कविता करने के लिए, तो वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती द्विवेदी जी के सामने थी। लेकिन इस कार्य के लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया और इस कार्य को पूरा करने के लिए, इस यज्ञ को पूरा करने के लिए उन्होंने सरस्वती पत्रिका का सहारा लिया। सरस्वती पत्रिका में ऐसे-ऐसे लेख प्रकाशित किए, जिनकी बदौलत धीरे-धीरे करके खड़ी बोली का माहौल तैयार हुआ। खड़ी बोली में काव्य रचना करने के लिए कई सारे लोग जो है, नए लोग जो है प्रवृत्त हुए। क्योंकि पुराने लोग तो किसी प्रकार से ब्रज भाषा के मोह को त्याग नहीं पा रहे थे। उनके लिए तो ब्रज भाषा ही कविता की भाषा है, दूसरी भाषा कविता की भाषा नहीं बन सकती है। क्योंकि उसमें रचना करते-करते वो प्रवृत्त हो चुके हैं। अब जो नए लोग आ रहे हैं, नई पीढ़ी के रचनाकार हैं या फिर जो अभी-अभी साहित्य की दुनिया में प्रवेश किया जिन्होंने, उन लोगों के लिए इतना बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं था, लेकिन इस भाषा की शब्दावली को समझना, उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, एक तरतीब के साथ, एक योजना के साथ उसका प्रयोग करना और प्रस्तुतिकरण, ये सब चीज़ें जो है नए तरीके से उनके उनके लिए सीखने के विषय थे और बखूबी जैसे भारतेंदु मंडल है वैसे ही द्विवेदी मंडल है। द्विवेदी मंडल के लोगों ने खड़ी बोली को स्थापित करने के लिए अपनी तरफ से जितना हो सकता था उन्होंने मेहनत की और इस काम में उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। तो हिंदी पत्रकारिता में सरस्वती पत्रिका के संपादन से लगातार 18 वर्षों तक इसका संपादन किया द्विवेदी जी ने और एक तरीके से कीर्तिमान स्थापित किया। जो ऊंचाइयां सरस्वती पत्रिका को द्विवेदी जी के कार्यकाल के दौरान मिली, वो अन्य किसी के कार्यकाल संपादकीय कुर्सी को संभालते हुए नहीं मिली। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के लिए पूर्णतः अपने आप को समर्पित कर चुके थे और जब तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तब जाकर के उन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका का उसकी जिम्मेदारी छोड़ी, किसी और को सौंप दी। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित समालोचक थे क्योंकि भारतेंदु काल से समालोचना की शुरुआत हो चुकी थी, आलोचना, टिप्पणियां इत्यादि जो है खड़ी बोली में लिखी जाने लगी थी, लेकिन इसका एक व्यवस्थित रूप जो है वो द्विवेदी युग में सामने आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से ये चीज एक तरीके से हमें साहित्य में दिखाई देती है, समालोचना जैसी चीज। और इस संदर्भ में उन्होंने कई रचनाएं लिखी, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग रचनाओं पर उन्होंने समालोचना प्रस्तुत करते हुए ज्यादातर उन किताबों को उठाया, ज्यादातर उन रचनाओं पर समालोचना की है जो प्रतिष्ठित थी या फिर खड़ी बोली की थी। खड़ी बोली वाली रचनाओं को उन्होंने टारगेट इसलिए किया क्योंकि आगे चल करके उन्हें कविता की भाषा में खड़ी बोली चाहिए थी। इस वजह से उन्होंने खड़ी बोली की रचनाओं को प्रमुखता देते हुए उनके ऊपर टिप्पणी की, उनके ऊपर समालोचना अपनी प्रस्तुत की। धीरे धीरे करके जो आधुनिक कवि थे, जो नए कवि थे, एक नई टुकड़ी तैयार हो रही थी कवियों की, उन्होंने समालोचना के माध्यम से या द्विवेदी जी की टिप्पणियों के माध्यम से अपनी भाषा में और भाषा के प्रयोग में सुधार किए और धीरे धीरे सुधार करते 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 उसमें भारत भारती जैसा महान ग्रंथ लिखा गया, भारत भारती जैसी महान रचना बनकर तैयार हुई। क्लियर? तो समालोचना के माध्यम से और भिन्न भिन्न छोटे छोटे मोटे लेखों के माध्यम से द्विवेदी जी ने ये भूमि तैयार की खड़ी बोली की कविता के लिए। खड़ी बोली हिंदी की कविता के प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कवि थे। आधुनिक हिंदी कहानी उनकी उन्हीं के प्रयत्नों से एक साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकी। इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि खड़ी बोली का मानकीकरण किया गया, खड़ी बोली का शुद्ध रूप तैयार करने की इन्होंने पूरी कोशिश की। कई लोग ऐसे रहे हैं जो खड़ी बोली के संदर्भ में जानकारी रखते थे, लेकिन आलस की वजह से या कोई और कारण की वजह से या फिर क्योंकि उससे पहले दो बहुत प्रतिष्ठित भाषाएं जो है वो अपना डेरा जमाए हुए थी, ब्रज और अवधी। अवधी धीरे धीरे पिछड़ रही थी, लेकिन अब ब्रज अभी तक वैसी ही अड़ी काव्य भाषा थी। ऐसी स्थितियों में एक नए व्यक्ति के लिए
एक बोली को उसकी भाषा की चुनौती के रूप में उतारना और उसका पक्ष लेना थोड़ा सा अटपटा लगता था। इसलिए लोग जो है खड़ी बोली में रचना करने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक नहीं थे, उतावले नहीं थे, वो प्रयोग नहीं करना चाहते। टूटी फूटी जैसी भी रचना बने वो ब्रज भाषा में रचना करने के लिए तैयार थे मानसिक रूप से। अब बार बार आह्वान किए जाने पर, बार बार उनको उत्तेजित किए जाने पर, बार बार उनको उत्साहित किए जाने पर धीरे धीरे करके वो खड़ी बोली की तरफ अपना रुख दिखाते हैं। और ये सब जो है द्विवेदी जी के प्रयासों के फलीभूत हुआ। अगर वो नहीं होते या फिर उनके जैसा कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व तो नहीं होता उस समय हिंदी साहित्य में, तो शायद खड़ी बोली को तैयार होने में और ज्यादा टाइम लगता। आज हम खड़ी बोली के रूप में, हिंदी के रूप में जिस भाषा को पढ़ रहे हैं, उसके बनने में शायद थोड़ा बहुत टाइम लगता। वे भाषा शास्त्री तो थे ही, साथ ही साथ अच्छे अनुवादक भी थे, इतिहासज्ञ भी थे, अर्थशास्त्री थे और विज्ञान में भी अच्छी खासी रुचि रखते थे। विज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाओं के बारे में उनको अच्छी जानकारी थी। साथ ही साथ सिर्फ हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी, उर्दू इन्हीं की जानकारी नहीं थी, कई विदेशी भाषाओं की भी बहुत तगड़ी और अच्छी जानकारी थी। यहाँ तक कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता व्यक्ति थे ये। अतः वे युगांतर लाने वाले साहित्यकार थे, या दूसरे शब्दों में कहें तो वे इस समय के निर्माता थे। इस समय हिंदी में जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे एकमात्र कारण थे द्विवेदी, और इसी कारण से उनका नाम इस समय के साथ जुड़ना लाजमी है। कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है, क्योंकि उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने वो काम करके दिखाए जो असंभव थे। भारतेंदु जैसे प्रतिभावान रचनाकार को भी जो कार्य असंभव लगा, उसे द्विवेदी जी ने प्रण लेकर के पूरा किया, और कोई बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं लगा इसके लिए। हालांकि भावभूमि तैयार कर चुके थे भारतेंदु काल के रचनाकार। खड़ी बोली को दूसरे रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी, दूसरे रूप में लोग अपना रहे थे, गद्य के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे थे लोग, लेकिन शुद्ध नहीं थी, परिष्कृत नहीं थी, उच्च स्तरीय नहीं थी, उसका कोई मानकीकृत रूप नहीं था। अपने अपने तरीके से लोग जो है उसको इस्तेमाल करते थे, लिखते थे। जैसे आपने पुराने जो अक्षर बनावट थी खड़ी बोली की, उसमें देखा होगा अ को अजीब तरीके से लिखा जाता था, इस तरीके से, ऐसे ऐसे लिखा जाता था अ को। और भी जैसे झ ऐसे लिखा जाता, पहले ऐसे लिखा जाता था। बहुत सारे ऐसे रूप थे जिनको लोग अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते थे। ल के अलग अलग रूप थे, प के अलग अलग रूप थे, क के अलग अलग रूप थे, ख के अलग अलग रूप थे। आपने देखा होगा पहले पहल इस तरीके से लिखा जाता था, फिर इसका एक रूप निश्चित किया कि ख इस तरीके से लिखा जाएगा, ताकि र और व और ख में कोई अंतर दिखे, स्पष्ट रूप से अंतर प्रकट किया जा सके। तो एक मानकीकरण करने की इनकी जो योजना थी, सार्वभौमिक तौर पर एक ही प्रकार की वर्णमाला इस्तेमाल हो, एक ही प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल हो, एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो भाषा का, ताकि उसमें अच्छी रचनाएं करने के लिए लोग जो है अपना उत्साह दिखा सके। सारे के सारे प्रयास द्विवेदी जी ने अपने स्तर पर 1900 से 1918 तक लगातार किए, बिना रुके किए, अपने आप को पूरा झोंक कर किए। इस वजह से इस कालखंड का नाम द्विवेदी युग है। वे अपने चिंतन और लेखन के द्वारा हिंदी प्रदेश में, यहाँ प्रवेश लिखा प्रदेश है, हिंदी प्रदेश में नवजागरण पैदा करने वाले साहित्यकार थे, और इसी वजह से वो अमर हो गए। क्लियर? नामकरण याद रखना। भारतेंदु काल का नाम क्या है? पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल का नाम है, ठीक है। और द्विवेदी युग का नामकरण क्या है? जागरण एक चीज जुड़ी है, क्योंकि इस समय के रचनाकारों ने लोगों को जागृत करने का काम तो किया, साथ ही साथ द्विवेदी जी जैसा व्यक्ति तो क्या करता है, इस समय में खड़ी बोली में सुधार करता है। भाषा का काफी हद तक सुधार हुआ, भाषा परिष्कृत हुई, भाषा एक एक अपने पैटर्न को लेकर के चलने लगी। अभी तक जो अलग अलग रूपों में आगे बह रही थी, छोटे छोटे प्रवाह थे उसके, कोई कहीं किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, कोई कहीं किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, लोग मनमाने तरीके से भाषा को बरत रहे थे। द्विवेदी जी ने उनका एक तरीका निकाला, उनका एक मार्ग बनाया, उसको एक प्रवाह प्रदान किया। इस वजह से जागरण प्लस सुधार, एक कारण तो भाषा में सुधार का है, दूसरा कारण समाज में सुधार का है। समाज को जागृत भी किया
और जागृत करने के साथ साथ उसमें जो कुरीतियां थी उनको सुधारा भी है इस साहित्य में। तीसरी चीज, उस समय क्योंकि पूरा का पूरा मुल्क एक तरीके से राष्ट्रभक्ति की लहर में था, तो जो लोग अब भी सोए हुए थे उनको जगाने का काम, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है वो अभी तक स्वाधीनता संग्राम से नहीं जुड़ पाया था, किसी भी कारण से स्वाधीनता संग्राम से वो परोक्ष था। उस वर्ग को जागृत करके, उस वर्ग की मंशाओं में सुधार करके उसको मुख्य धारा से जोड़ा, और उस समय मुख्य धारा क्या थी? आजादी प्राप्त करना। इन तमाम कारणों की वजह से इस काल को जागरण सुधार काल के नाम से पुकारते हैं। और कौन पुकारते हैं? डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, जो काफी हद तक इस समय की जो परिस्थितियां हैं, इस समय की जो प्रवृत्तियां हैं साहित्य की, उनको मद्देनजर रखते हुए, हालांकि शुक्ल जी प्रवृत्तियों को ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन यहां पर जब नामकरण कर रहे हैं, आधुनिक काल के उपविभाजन कर रहे हैं, तो वहां पर वो थोड़े से फिसल जाते हैं। वो भारतेंदु काल को कोई वैसा नाम नहीं दे पाते हैं जैसा आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल नाम देते हैं। जैसे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल जिसको रीति काल कहते हैं, और गद्य काल कहते हैं आधुनिक काल को। उस तरीके का कोई जबरदस्त नामकरण नहीं दे पाते, वो उसको एक तरीके से धारा से जोड़ते हैं। वो धारा से जोड़ते हुए क्या कहते हैं? नई धारा है, प्रथम उत्थान भारतेंदु काल है, द्वितीय उत्थान द्विवेदी काल है, और फिर उसके बाद तृतीय उत्थान आता है हैवाद के रूप में। तो यहां पर मुझे आधुनिक काल के वर्गीकरण में नगेंद्र के नामकरण ज्यादा सटीक मालूम होते हैं, प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके नामकरण किए गए। हालांकि इससे पहले प्रवृत्तियों को जो है आधार बनाया शुक्ल जी ने, लेकिन आधुनिक काल के विभाजन में शुक्ल जी थोड़ा बहुत फिसल जाते हैं, वो अजीब तरीके का विभाजन करते हैं। इसी कारण से वो इतना पॉपुलर भी नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं कि नई धारा प्रथम उत्थान, नई धारा द्वितीय उत्थान ये आधुनिक काल के वर्गीकरण है और शुक्ल जी द्वारा दिए गए हैं। लोग अमूमन जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल ये नाम जानते हैं, और इन नामों को वो शुक्ल जी के साथ में कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं। ये शुक्ल जी द्वारा नहीं दिए गए थे, नगेंद्र के द्वारा दिए गए थे। इस चीज को आप अच्छे से दिमाग में बिठा के रखिएगा। क्लियर? यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए।